हेलो यंग फ्रेंड्स, कैसे हैं। डॉक्टर राम पंजवानी के लोकप्रिय चैनल हिंदी सागर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सीबीएसई कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक की, जिसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुमुखी व्यक्तित्व के साहित्यकार हैं। उनका जन्म सन 1927 में जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित यह संस्मरण फादर बुल्के के स्नेहपूर्ण व्यक्तित्व को प्रकट करता है। कामिल बुल्के ने विदेशी होते हुए भी स्वयं को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग बनाया। वे भारत को अपना देश कहते थे। हिंदी भाषा के उत्थान के लिए उन्होंने अथक संघर्ष किया था। राम कथा पर किया गया उनका शोध बहुत प्रसिद्ध हुआ है। लेखक इस पाठ के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि भी देना चाहते हैं। बुल्के का भारत तथा भारतीय भाषा एवं संस्कृति से प्रेम ऐसे युवाओं के लिए उदाहरण भी है जो पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए यहाँ से पलायन करना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति से दूर जाना चाहते हैं और पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को अपनाना चाहते हैं। पाठ के प्रारंभ में ही लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना फादर कामिल बुल्के के निधन पर अपना दुख प्रकट करते हैं। लेखक के अनुसार फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद अर्थात गैंग्रीन, यह एक तरह का जहरीला और कष्ट साध्य फोड़ा होता है जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। लेखक के मन में यह प्रश्न उठता है कि यह प्रश्न किस ईश्वर से पूछा जाए कि जिसकी रगों में दूसरों के लिए हमेशा अमृत भरा रहता था, इसके सिवा और कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हुआ? प्रभु में विश्वास ही जिसका अस्तित्व था, फिर वे शरीर की ऐसी यातना को अपने उम्र की आखिरी घड़ी में क्यों दे? उनके व्यक्तित्व का परिचय देते हुए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि फादर बुल्के लंबे कद के थे, सदैव पादरी का सफ़ेद चोगा पहने रहते थे। उनका रंग गोरा था, उनकी दाढ़ी भूरी सफ़ेद थी, उनकी आंखें नीली थीं और वे बाहें खोलकर सभी को अपने गले लगाने के लिए उत्सुक रहते थे। वे सभी को अपनी ममता और अपनेपन से भर देते थे। लेखक लगभग 35 साल से उनके संपर्क में था। जब फादर इलाहाबाद में रहते थे, प्रयागराज में रहते थे और जब वे दिल्ली में भी रहते थे। आज भी लेखक को उनकी बाहों का दबाव, उनके आलिंगन का दबाव, उनका प्रेम अपनी छाती पर महसूस होता है। फादर को याद करना लेखक के अनुसार एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा लगता है। उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे पवित्र जल में स्नान किया हो। उनसे बात करके ऐसा लगता था जैसे किसी कर्म को करने का संकल्प लिया हो। लेखक को परिमल के दिन याद आते हैं। परिमल इलाहाबाद की अर्थात प्रयागराज की एक साहित्यिक संस्था थी जिसमें अनेक साहित्यकार एक पारिवारिक रिश्ते में बंधकर आपस में जुड़े हुए थे। वे सभी आपस में मिलकर बैठते थे, हंसी मजाक करते थे और अपनी रचनाओं को एक दूसरे से बांटते थे। परिमल समूह के सभी सदस्यों को फादर कामिल बुल्के बहुत स्नेह करते थे। परिमल समूह में जब किसी भी रचना पर बहस होती तो वे बेझिझक राय देते और सुझाव भी देते थे। गोष्ठियों में गंभीर बहसें करते और सबके साथ हंसी मजाक भी करते थे। परिमल समूह के किसी भी सदस्य के घर यदि कोई उत्सव और संस्कार होता तो फादर कामिल बुल्के भाई और पुरोहित की तरह वहां उपस्थित रहते और सभी को अपने आशीर्वाद से भर देते थे। लेखक को वह दिन याद आता है जब फादर कामिल बुल्के ने उनके बच्चे के मुंह में पहली बार अनाज डाला था। तब उनकी नीली आंखों में चमकता हुआ वात्सल्य तैरता नजर आया था। ऐसा लगता था मानो किसी ऊंचाई पर खड़ा हुआ देवदार वृक्ष हो जो सबको अपनी शीतल छाया दे रहा हो। अक्सर उन्हें इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए देखा जा सकता था। वे लेखक के पास आकर रुकते थे, साइकिल से मुस्कुराते हुए उतरते और कहते कि हाँ, उन्होंने उनकी रचना पढ़ ली है, अर्थात लेखक द्वारा लिखी हुई रचना पढ़ ली है और उस रचना पर अपने विचार प्रकट करते। लेखक ने उनको कभी भी क्रोध में नहीं देखा, जब भी देखा जोश से भरा हुआ देखा, ममता और प्यार से लबालब भरा हुआ ही देखा था। फादर कामिल बुल्के का जन्म बेल्जियम के
रेम्स चैपल नामक शहर में हुआ था। वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा प्रकट हुई। जबकि उनके घर में 2 भाई, 1 बहन, माता पिता सभी थे। उनका परिवार संपन्न था और उन्होंने ऐसे समय पर संसार त्याग कर सन्यासी बनने का निर्णय लिया। जब उनसे पूछा जाता था कि क्या उन्हें अपने देश की याद आती है, तो वे मुस्कुराकर उत्तर देते थे, उनका देश तो अब भारत है। जन्मभूमि की याद के बारे में पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया था कि उनकी जन्मभूमि रेम्स चैपल बहुत सुंदर है, उन्हें उसकी याद आती है। फादर कामिल बुल्के अपने घर, अपने शहर और अपनी माँ को बहुत याद करते थे। फादर को अक्सर माँ की याद में खोए हुए देखा जाता था। उनकी माँ की चिट्ठियाँ उनके पास आती थीं, जिसे वे अपने अभिन्न और प्रिय मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए उनके मन में कोई विशेष लगाव नहीं था। पिता व्यापारी थे, एक भाई वहीं पादरी बन गया था, एक भाई काम करता था, उसका परिवार भी था। उसकी बहन बहुत सख्त थी और जिद्दी थी, उसने बहुत देर से शादी की। फादर को उसकी शादी की चिंता करते हुए देखा गया था, जिसे वे एक आध बार अपने विचारों में प्रकट कर चुके थे। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। जब लेखक ने उनसे पूछा था कि वे सन्यासी क्यों बन गए, तो फादर ने जवाब दिया, प्रभु की इच्छा से। प्रभु यही चाहते थे कि मैं सन्यासी बन जाऊं। और उनकी माँ ने तो बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से निकल गया। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी होने के लिए जब वे धर्मगुरु के पास गए और कहा कि वे सन्यास लेना चाहते हैं, तो उन्होंने एक शर्त रखी कि वे भारत जाएंगे। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है, यह ईसाई धर्म का एक विधान है। उनकी शर्त मान ली गई और वे भारत आ गए। सबसे पहले जेसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच रहकर उन्होंने धर्माचार की पढ़ाई की, धर्म के बारे में गहराई से अध्ययन किया। इसके बाद 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे और फिर कोलकाता से बीए किया और फिर इलाहाबाद, प्रयागराज से हिंदी में एमए किया। उस समय डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर उन्होंने 1950 में पूर्ण किया था। उनके शोध प्रबंध का विषय था रामकथा, उत्पत्ति और विकास। इस शोध प्रबंध के अनेक अध्याय उन्होंने परिमल में पढ़कर सुनाए थे। फादर ने प्रसिद्ध साहित्यकार मातर लिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का नीलपंछी के नाम से हिंदी में रूपांतर किया था, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। यहीं रहकर उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। बाइबिल का अनुवाद भी उन्होंने हिंदी में किया। इसके बाद वे बीमार हो गए। पहले पटना रहे, उसके बाद दिल्ली चले गए और 47 वर्ष इस देश में रहकर और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर उन्होंने अपनी जीवन यात्रा पूर्ण की और अनंत के सफ़र पर निकल गए। फादर कामिल बुल्के वास्तव में संकल्प से सन्यासी थे। उन्हें देखकर कभी कभी लगता था कि वे मन से सन्यासी नहीं थे, क्योंकि जिससे वे रिश्ता बना लेते थे फिर तोड़ते नहीं थे। जब भी दिल्ली आते, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, सबको झेलकर वे लेखक से मिलने जरूर आते थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की उन्हें बहुत चिंता थी। अपनी पीड़ा को वे व्यक्त करते थे और इसके लिए वे अकाट्य तर्क देते थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों बनाना चाहिए, इसके लिए फादर कामिल बुल्के अकाट्य तर्क देते थे। ऐसे तर्क देते थे जिन्हें काटा नहीं जा सकता है। इसी बात पर उन्हें झुंझलाते हुए देखा जा सकता था। हिंदी वालों द्वारा जब हिंदी की उपेक्षा की जाती थी, हिंदी को मान नहीं दिया जाता था, तो उन्हें बहुत दुख होता था। हर किसी से घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ़ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। सभी से उसके परिवार के बारे में और दुख सुख के बारे में ज़रूर पूछते थे। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे शब्द सुनना दुखी जीवन में ऐसी रोशनी भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से प्राप्त होती है। जब लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पत्नी का देहांत हुआ और उनके पुत्र की मृत्यु हुई,
तो फादर कामिल बुल्के ने उन्हें सांत्वना देते हुए जो शब्द कहे थे वे लेखक के हृदय पटल पर अमिट हो गए। फादर ने कहा था, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। ऐसी शांति देते थे जो व्यक्ति को सांत्वना से भर देता था। फादर बीमार थे, दिल्ली में थे और लेखक को पता भी नहीं चला। अंतिम बार लेखक ने उन्हें देखा तो वे बाहें खोलकर गले नहीं लगा सकते थे, क्योंकि उनकी बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी हुई थी। उनके चेहरे से बरसने वाली शांति उनके चेहरे पर स्थिर हो गई थी। जो तरलता उनके आँखों में थी वो जम गई थी। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके रिश्तेदार राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी किनारे तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र हैरान होकर मुंह खोले लेटी थी। कब्र को देखकर ऐसा लग रहा था मानो धरती भी उनके देहांत से आश्चर्यचकित और विस्मित है। ऊपर करील की घनी छाह थी, करील के पेड़ थे और उनकी घनी छाह थी। कब्र के चारों तरफ अनेक साहित्यकार खड़े हुए थे। जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण और साधुओं का धारण किए जाने वाले गेरुए वस्त्र पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी आए थे। फादर के पार्थिव शरीर को पहले कब्र के ऊपर लेटाया गया। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा मसीही विधि से अंतिम संस्कार हुआ। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से ईश्वर से प्रार्थना की और आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगी। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि करते हुए जो शब्द कहे वे बहुत सुंदर शब्द हैं। उन्होंने बहुत भावपूर्ण शब्दों में फादर कामिल बुल्के को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। फिर उनकी देह को कब्र में उतार दिया गया और फादर बुल्के इस संसार की यात्रा समाप्त कर धरती की गोद में समा गए। इस संस्मरण को समाप्त करते करते लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुत भावुक हो जाते हैं। वे लिखते हैं कि फादर नहीं जानते थे, फादर बुल्के ने कभी सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा या नहीं रोएगा, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात उस क्षण में रोने वालों की कमी नहीं थी। अर्थात उनकी मृत्यु से अनेक लोगों को शोक था और वे आंसू बहा रहे थे, सबकी आंखें नम थी। फादर कामिल बुल्के की मीठी स्मृतियाँ अब सबके बीच में हैं। फादर कामिल बुल्के हम सबके बीच नहीं रहे। वे सबसे अधिक फलदार और फल फूल गंध से भरे हुए थे, सबसे अलग थे, लेकिन सबसे सबके होकर सबसे ऊंचाई पर स्थित थे। उनको देखकर ऐसा लगता था मानो मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाते हुए वे खड़े हों। उनकी स्मृति उन सबके मन में जो उनके निकट थे, उनके संपर्क में रहते थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन उनके जीवन में बनी रहेगी। लेखक भी उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत है, अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है। फादर कामिल बुल्के ने लेखक पर और अपने संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों पर गहरा प्रभाव डाला है। फादर बुल्के का व्यक्तित्व देवदार वृक्ष की तरह विशाल था। वे सभी पर अपना प्यार लुटाते थे, सभी को अपना प्यार बांटते थे। वृक्ष की तरह जो भी उनकी शरण में आता था, उनके संपर्क में आता था, उसे शांति और सुकून देते थे। वे अपनी मधुरता और अपने आशीर्वादों से सबको भर देते थे। इन्हीं कारणों से लेखक ने दार्शनिक अंदाज में फादर की उपस्थिति को देवदार की छाया जैसी कहा है। तो मित्रों, यह था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा हुआ मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण, जिसे उन्होंने फादर कामिल बुल्के को याद करते हुए लिखा है।
इस पाठ में फादर कामिल बुल्के का परिचय दिया हुआ है। फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व मानवीय गुणों का भंडार था। प्रेम और करुणा का वे सजीव रूप थे। वे देवदार की घनी छाया के समान थे जो सबको अपनी शीतलता और ममता लुटाते थे। वे सन्यासी होकर भी संबंधों की अंतरंगता को बनाए रखते थे। प्रियजनों के प्रति प्रेम, स्नेह, ममता, अपनत्व की भावना वे सदैव ही प्रकट करते थे। हिंदी के प्रति उनके हृदय में असीम प्रेम था। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की उन्हें बहुत चिंता थी। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। हिंदी भाषी लोग जब हिंदी की उपेक्षा करते थे तो उन्हें बहुत दुख होता था। वे भारतीय संस्कृति से बहुत प्यार करते थे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पाठ आपके समझ में आ गया होगा और आप बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। कुछ सुधार चाहते हो तो ज़रूर सुझाव दीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो भी आपको मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो में एक नई कहानी और एक नई कविता के साथ।